भारत का लॉजिस्टिक कॉस्ट सिंगल डिजिट में आने वाला है अगले 2 सालों में। ये बात कही है देश के रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने। ये कितनी बड़ी बात है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं, जब भारत का लॉजिस्टिक कॉस्ट सिंगल डिजिट में होगा तो इंडिया डेवलप देशों की कैटेगरी में आ जाएगा। जी हाँ, अमेरिका, जर्मनी जैसे देशों के साथ इंडिया का भी नाम आ जाएगा। ये एक बड़ी अचीवमेंट होने वाली है इंडिया की। नाउ हम ये समझते हैं कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो रहा है। इंडिया ने ऐसा क्या स्टेप उठाए जिसकी वजह से इंडिया इस तरह के अचीवमेंट को हासिल कर रहा है, इसके बेनिफिट क्या होने वाले हैं, तो ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पहले हम समझते हैं कि लॉजिस्टिक कॉस्ट को निकालते कैसे हैं। क्या क्या फैक्टर होते हैं लॉजिस्टिक कॉस्ट के बढ़ने में और कम होने में। सपोज एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नोएडा में स्मार्टफोन बनाती है। इस केस में सैमसंग को लेते हैं क्योंकि सैमसंग ने दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सेटअप किया है नोएडा में। तो यहाँ से स्मार्टफोन बनने के बाद सीधा उड़ के आपके हाथों में तो नहीं जाएगा, इसके लिए कई सारे प्रोसेस से गुजरना होता है। सबसे पहले ये नए स्मार्टफोन किसी थर्ड पार्टी वेयर हाउस में जाएंगे। फिर यहाँ से डिसाइड होगा कि कितना स्मार्टफोन किस राज्य और किस शहर में भेजा जाएगा और कितना स्मार्टफोन इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट किया जाएगा। फिर इसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रक्स, फ्रेट ट्रेन या फिर एरोप्लेन का भी यूज किया जाता है। अब यहाँ कंपनी के ऊपर निर्भर करता है कि इसके लिए सबसे बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन मोड कौन सा होने वाला है। इस केस में हम ट्रक का एग्जांपल लेते हैं। इन ट्रक्स में ये सारे स्मार्टफोन इस वेयर हाउस से निकल के रीजनल वेयर हाउस या फिर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। इसके बाद यहाँ से लोकल शॉप्स या फिर शोरूम में ये सारे स्मार्टफोन भेजे जाते हैं, जहाँ पे जाके आप इन स्मार्टफोन को परचेज करते हैं। फैक्ट्री से लेके कंज्यूमर के हाथों में पहुँचने तक जो भी प्रोसेस होता है, इन सभी को लॉजिस्टिक में काउंट किया जाता है। अब लॉजिस्टिक का कॉस्ट कितना आएगा ये डिपेंड करता है जिस रोड का यूज किया जा रहा है उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। अगर एक्सप्रेसवे होगा तो टाइम कम यूज होगा। जब टाइम कम यूज होगा तो इससे फ्यूल की सेविंग होगी। अगर रोड की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो इससे ज्यादा टाइम लगने वाला है और इसकी वजह से फ्यूल के लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो फ्यूल का खर्चा यहाँ पर रोड की क्वालिटी और फ्यूल के प्राइस पर डिपेंड करता है। इसके अलावा वेयर हाउस में स्टोरेज का खर्च, जो भी लोग इस प्रोसेस में शामिल हैं, उनकी वेज, इन सबको ऐड करके ही लॉजिस्टिक कॉस्ट को निकाला जाता है। यह कॉस्ट कम या फिर ज्यादा कैसे होता है ये डिपेंड करता है कि फ्यूल कितना सस्ता है या फिर कितना महंगा है। ट्रांसपोर्ट का मोड क्या होने वाला है। ट्रक से हो रहा है तो यहाँ पे कॉस्ट ज्यादा आ सकता है। फ्रेट ट्रेन का यूज किया जा रहा है तो कॉस्ट कम आ सकता है, क्योंकि फ्रेट ट्रेन एक राउंड में एक साथ बहुत सारे गुड्स को कैरी कर सकता है। तो जितना ज्यादा लोड कैरी होगा उतना कम लॉजिस्टिक कॉस्ट आएगा। अभी इंडिया बहुत तेजी से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। जब ये पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा तो लॉजिस्टिक कॉस्ट और ज्यादा कम होने वाला है, क्योंकि अभी के टाइम जो फ्रेट ट्रेन चलती है वो उसी ट्रैक का यूज करती है जिस ट्रैक पे पैसेंजर ट्रेन को चलाया जाता है। अब ये तो सबको पता है, रेलवेज में हमेशा पैसेंजर ट्रेन को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। अगर एक रूट में पैसेंजर ट्रेन और फ्रेट ट्रेन को जाना है तो सबसे पहले पैसेंजर ट्रेन को जाने दिया जाएगा। इसीलिए आप देखते होंगे कि फ्रेट ट्रेन की स्पीड काफी स्लो होती है और इनको कई घंटों का वेट करना पड़ता है ग्रीन सिग्नल के लिए, जबकि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में ऐसा नहीं होगा। यह रूट सिर्फ और सिर्फ फ्रेट ट्रेन के लिए ही डेडिकेटेड होंगे और यहाँ ट्रेन 100 किलोमीटर/आवर की स्पीड के साथ चलेंगी। वैसे यहाँ मैंने सिर्फ डोमेस्टिक लॉजिस्टिक की बात की है। अगर इंडिया से इन स्मार्टफोन को बाहर के देशों में एक्सपोर्ट करना चाहती है ये कंपनी, तो इसके लिए इन्हीं ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। अब ये स्मार्टफोन जो इंडिया में बने, ये ग्लोबल मार्केट में प्राइस के मामले में चाइनीज स्मार्टफोन या फिर और भी दुनिया में बने स्मार्टफोन से कम्पीट कर पाएंगे या नहीं, ये कई बार डिपेंड करता है लॉजिस्टिक कॉस्ट पे। अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा है तो कंपनी को स्मार्टफोन के प्राइस को बढ़ाना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा कि लॉजिस्टिक कॉस्ट को कैसे निकाला जाता है और इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा हो सकता है। तो अब हम समझते हैं भारत ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से हम लॉजिस्टिक कॉस्ट को सिंगल डिजिट में लाने वाले हैं। अभी के टाइम भारत जो सबसे अच्छा काम कर रहा है वो है अपने हाईवे नेटवर्क को एक्सपेंड करना और इनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना। जो की रूट है वहाँ पे एक्सप्रेसवेज का निर्माण किया जा रहा है। पिछले 10 सालों में भारत ने 67,000 किलोमीटर के नए हाईवेज का निर्माण किया है। अब क्वालिटी रोड को बिल्ड करने से कितना बड़ा इम्पैक्ट आता है उसको आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से समझ सकते हैं। जब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण नहीं हुआ था तो जो पुराना हाईवे था उससे इन दोनों शहरों के बीच की दूरी 24 से 28 घंटों में तय की जाती थी। बट इस नए एक्सप्रेसवे के बनने के बाद ये रास्ता सिर्फ 12 से 13 घंटों का हो गया है और न सिर्फ टाइम बल्कि इससे 50% फ्यूल की सेविंग भी होने वाली है। तो अगर आप इकोनॉमिक पॉइंट से देखें तो यहाँ लॉजिस्टिक कॉस्ट ऑलमोस्ट आधा होने वाला है। इसके अलावा मैंने अभी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का मेंशन किया था जो कि सबसे ज्यादा लोड कैरी कर सकता है, लेकिन हाईवेज, रेलवेज और एरोप्लेन्स के अलावा एक और तरह से ट्रांसपोर्टेशन को इम्प्रूव किया जा रहा है, वो है वाटर के थ्रू। इनलैंड वाटरवे के अंडर कुछ ऐसे नदियों को वाटरवे के रूप में डेवलप किया जा रहा है
जहां से छोटी छोटी कार्गो शिप्स आसानी से ज्यादा लोड्स को पोर्ट तक या फिर दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर सकती हैं। जो लैंड लॉक्ड राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार, अब ये इन राज्यों पे डिपेंड करता है कि ये इस सुविधा को कैसे यूटिलाइज करते हैं। इसके अलावा रोड एंड हाईवे मिनिस्ट्री वन नेशन वन लोकेशन इनिशिएटिव के ऊपर काम कर रहा है, जिसके अंडर सभी ट्रांसपोर्ट मोड को आपस में इंटीग्रेट करना है, वो चाहे एयर ट्रांसपोर्ट मोड हो, वाटर के थ्रू हो या फिर लैंड के थ्रू। इस नए इनिशिएटिव से ट्रांसपोर्टेशन में और ज्यादा एफिशिएंसी बढ़ने वाली है। सपोज को दिल्ली से मुंबई अपने कार्गो को भेजना चाहता है तो उसके पास इंफॉर्मेशन रहेगी कि कौन सा रूट ज्यादा जल्दी से कार्गो को मुंबई पहुंचा सकता है, किस रूट पे कौन सा ट्रांसपोर्ट मोड बेस्ट रहेगा, ट्रैफिक की इन्फॉर्मेशन, इसके अलावा कहां पे लॉजिस्टिक हब बने हैं उसकी इन्फॉर्मेशन, फ्यूल के लिए अगला स्टेशन कहां और कितनी दूरी पे है उसकी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ट्रांसपोर्ट मोड चेंज भी करना है तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचने वाली है, क्योंकि यहाँ सभी तरह के ट्रांसपोर्ट मोड को भी इंटरकनेक्ट करने वाले हैं एक सेंट्रलाइज सिस्टम के द्वारा। अभी के टाइम रोड एंड हाईवे मिनिस्ट्री पायलट हब के ऊपर काम कर रही है। पहला हब कटरा में और दूसरा हब तिरुपति में डेवलप किया जा रहा है। अभी के टाइम देखें तो दुनिया में कौन कौन से देश है जहाँ पे लॉजिस्टिक कॉस्ट सबसे कम देखने को मिलती है, तो इस लिस्ट में आपको सभी डेवलप देश सबसे आगे देखने को मिलेंगे। जैसे यूएस और यूरोपियन देशों का लॉजिस्टिक कॉस्ट 8 से 10% के अराउंड है। चाइना जो बहुत ही जल्द एक डेवलप कंट्री की लिस्ट में शामिल होने वाला है, एक ऐसा देश जो दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, यहाँ का लॉजिस्टिक कॉस्ट 9% के अराउंड है। अगर ग्लोबल एवरेज की बात करूँ तो ये 8% के अराउंड है टोटल ग्लोबल जीडीपी का। अगर अभी के टाइम इंडिया की बात करूँ तो इंडिया का लॉजिस्टिक कॉस्ट $400 बिलियन के अराउंड है। ये 14% बनता है इंडिया के टोटल जीडीपी का। इसी 14% को 10% से नीचे लाना है अगले 2 सालों में। और ऐसा नहीं है कि इंडिया का लॉजिस्टिक कॉस्ट इससे पहले सिंगल डिजिट में नहीं था। अगर आप नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के डेटा पे नजर डालें तो इंडिया का लॉजिस्टिक कॉस्ट 2021-22 में 7.9 से 8.9 के अराउंड था। इससे पहले 2011-12 में भारत का लॉजिस्टिक कॉस्ट 8.9 से 9.9 के अराउंड था और 2014-15 और 2016-17 में भी इंडिया का लॉजिस्टिक कॉस्ट सिंगल डिजिट में ही था। यहाँ आपके मन में सवाल होगा कि इंडिया का लॉजिस्टिक कॉस्ट पहले से ही कम था तो ये कम होने के बजाय बढ़ क्यों गया? वेल, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे हाथों में नहीं होते, जैसे फ्यूल के प्राइस। आपको याद होगा 2014 के बाद लगातार क्रूड ऑयल के प्राइस में गिरावट देखने को मिली थी। इसके अलावा इंडिया की बढ़ती ग्रोथ भी एक वजह थी। उस टाइम इंडिया आसानी से 8 से 9% के अराउंड ग्रो कर रहा था। भारत की ग्रोथ में डाउनफॉल आना शुरू हुआ 2016 के बाद, जब डीमोनेटाइजेशन का साइड इफेक्ट देखने को मिलने लगा। इससे जैसे ही इंडिया रिकवर करने लगा तो कोविड-19 का टाइम आ गया। अच्छी बात यह थी कि उस टाइम क्रूड ऑयल के प्राइस ऑलमोस्ट ऑल टाइम लो पे आ गए थे और लॉकडाउन की वजह से ट्रांसपोर्टेशन में भी गिरावट आई थी। वेल, आज के टाइम हमारी इकोनॉमी रिकवर कर रही है काफी तेजी से। सारे इंडिकेटर यही बताते हैं कि इंडिया की ग्रोथ बहुत अच्छी तो नहीं लेकिन काफी बेहतर होने वाली है और जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसको बिल्ड किया जा रहा है और काफी हद तक इसमें कामयाबी भी मिली है। वेल, अब देखते हैं कि 2 साल के बाद क्या होता है। क्या गडकरी जी की बात सच साबित होती है या फिर हमें 1 या 2 साल का और वेट करना पड़ेगा?